नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है बात देवभूमि का और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। पंचायती उपचुनाव के लिए आचार संहिता भी घोषणा के साथ ही लागू कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां बागेश्वर में पंचायत उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव की दरअसल घोषणा कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी है। बागेश्वर में पंचायत उपचुनाव से जुड़ी हुई 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 7 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल ने दी है पूरे मामले को लेकर जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी बागेश्वर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत उपचुनाव की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में बागेश्वर में विधानसभा का भी उपचुनाव संपन्न हुआ है और अब इस बात को लेकर जानकारी आई है कि 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 7 अक्टूबर को मतगणना होगी। पंचायत उपचुनाव से जुड़ी बागेश्वर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म टिप्पणी को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री धामी ने बयान देते हुए कहा, पूरा गठबंधन एक साथ है। इंडिया गठबंधन के सदस्य लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इस गठबंधन के बड़े साझेदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ऐसे बयानों की निंदा नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि पूरा गठबंधन इस मामले में एक साथ है। जिस प्रकार से आईएनडीए गठबंधन के लोग लगातार सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है वो ठीक प्रकार से दिखाई देती है। पूरा देश देख रहा है कि वो किस प्रकार का भाव रखते हैं। ये सनातन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, दुर्भावना रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और जो गठबंधन के बड़े पार्टनर हैं, चाहे सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, या नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों, या अखिलेश यादव हों, कोई भी उन बयानों का खंडन नहीं करता है। इसका अर्थ है कि पूरा गठबंधन मिला हुआ है, उनकी भी सबकी मौन स्वीकृति है। देश की जनता भली भांति देख रही है कि जो सनातन न तो नया है न पुराना है, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। सनातन नित्य नया है, नूतन है और हर प्रकार का, एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन को आगे लाने का काम, जीवन में नवजीवन लाने का काम सनातन के द्वारा हमेशा से होता रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड प्रीमियर लीग के बाद वुमेन प्रीमियर लीग करने जा रहा है, जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश में बीसीसीआई के एसोसिएट स्टेट क्रिकेट बोर्ड में पहली बार कोई राज्य महिला क्रिकेट लीग करने जा रहा है। इस लीग की शुरुआत 18 सितंबर से होगी, जबकि फाइनल 23 सितंबर को खेला जाएगा। उत्तराखंड में महिलाओं को क्रिकेट के लिए प्रेरित करने के लिए ये चीज़ क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसमें जो है 5 टीमें हमारी प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, उधम सिंह नगर है। तो इसमें जो है बराबर जो खिलाड़ी हैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं, वो इसमें खेल रहे हैं। तो ये उन महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि वो इनके साथ में खेल रहे हैं और अच्छा गाइड करेंगे उन्हें। तो अपने जो गेम को वो सुधार कर जो आगे आने वाली बीसीसीआई की ट्रॉफी है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर अपने देश के टीम के लिए आजमाएंगे। तो वहीं देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों और वार्ड के हर घर से मिट्टी या चावल इकट्ठा कर कलश में रखे जाएंगे।
मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका, नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में आई नई दरारों को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इनकार कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में दरारें नहीं बढ़ी हैं। मंदिर में लगाए गए क्रैकोमीटर पर दरार में कोई फैलाव नहीं आया है। साथ ही जो दरार देखी गई थी उसको भी रिपेयर कर दिया गया है। एएसआई की माने तो फिलहाल मंदिर को खतरा नहीं है। बीकेटीसी ने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर में कोई भू धसाव नहीं हो रहा है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई नियम बना है, पहले तो वो नियम जब तोड़ा गया उसी समय गलत था, लेकिन जब टेंपल कमेटी ने ये आदेश वहाँ पर लगाया तो हमको लगा कि ये अपनी भूल को मान बैठे हैं और अपनी भूल का सुधार कर रहे हैं। हमने उसका भी स्वागत किया कि कोई अगर भूल हो गई है और उस भूल को सुधार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब फिर हो गया तो चूंकि बड़े लोग जब कोई काम करते हैं तो उसका अनुसरण और लोग भी करते हैं। अतीत में बड़े लोगों ने वहाँ पर नियम तोड़ने के काम किए हैं और उसी का लोग अनुसरण करते जा रहे हैं और भी मंदिर समिति को इसमें गहन विचार करते हुए इसके बाद इसके लिए कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए और जब तक कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पर दंडित नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। मंदिर समिति को इस बारे में सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है, जिसके चलते शाहपुर इलाके में चिड़ियापुर चेकपोस्ट के पास कोटावली नदी में बस में यात्री फंस गए। मामले की जानकारी पुलिस और एसडीआरएफ को दी गई। आनन फानन में पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पुल के पिलर पर चढ़े यात्रियों के साथ साथ सभी बस सवारों को सुरक्षित निकाला गया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से यहां हार रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस किसी बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है और पार्टी संगठन के लोगों में चर्चा है कि संगठन में प्रियंका गांधी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी के स्थानीय नेता का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार से लड़ती हैं तो पूरा संगठन, तमाम कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ एकजुट होकर काम करेंगे और चुनाव में पार्टी की जीत भी निश्चित होगी। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा हरिद्वार लोकसभा में आता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव जीतने जा रही है। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। जहां प्रियंका गांधी लड़ना है और मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं तो निवेदन करता हूं राष्ट्रीय हाईकमान से कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हरिद्वार लोकसभा से लड़ाएं ताकि इस देवनगरी से 5 की 5 सीट देवभूमि से हम कांग्रेस को जिताने का काम करें। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से लड़ती हैं तो सारी की सारी सीट कांग्रेस जीतती है उत्तराखंड की। इसमें हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस मत की है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से उसका प्रत्याशी विजयी हो। इस संदर्भ में यदि कांग्रेस की यह रणनीति रहती है कि कोई महिला चेहरा जो कि बड़े कद का हो, बड़े स्टेटस का हो, उसको यदि हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए तो हो सकता है कि वो पार्टी ये सोचती हो कि महिला वोटरों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। इसके साथ साथ अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो भी वो प्रभाव डालने में सक्षम हो। जैसा हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, इलाहाबाद और वाराणसी की जो सीट थी वो हाई प्रोफाइल हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हरिद्वार की सीट भी इस समय हाई प्रोफाइल होने जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनने जा रही है। पिछले 2 बार के चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार पार्टी से जुड़े संगठन के लोगों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी को हरिद्वार लोकसभा सीट में चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं 1977 से बनी हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए काफ़ी चुनौती भरी रही है।
वहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट काफी रोमांचक भी रही है। वहीं इस सीट से सुप्रीमो बसपा मायावती भी और रामविलास यादव भी हरिद्वार सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात हो कि आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट में कौन अपनी किस्मत आजमा पाता है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं का बोलबाला अब उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने अब मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के चर्चित इनामी माफियाओं के खिलाफ अब उत्तराखंड वन विभाग कार्रवाई करने में जुटा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के खनन माफिया की गुंडागर्दी का मामला तो आपको याद ही होगा। सितंबर 2022 को मुरादाबाद में खनन विभाग की पूरी टीम को बंधक बनाकर डंपर छीन ले गए। खनन माफिया ने टीम के साथ मारपीट तक कर डाली थी। सूचना पर पहुंचे एसडीएम से भी खनन माफिया ने बदसलूकी की। डंपर को खनन माफिया छीन ले गए थे। इसके बाद जनपद मुरादाबाद के ठाकुर ने कोतवाली क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, इन माफियाओं पर इनाम की भी घोषणा कर दी गई थी। साथ ही इन माफियाओं की वजह से जसपुर के उप ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की भी गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसका मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद भी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात के अंधेरे में काले कारोबार को अंजाम देने से नहीं पीछे हटते। यूपी के खनन माफिया लगातार उत्तराखंड की सरहदों में घुसकर अपने अवैध कारोबार को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने टीमों का गठन कर दिया है और टीमों ने लगातार अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी कार्रवाई के तहत वन विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं के 2 वाहनों को सीज किया है। इस दौरान डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा अभियान जारी है और लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी भी रहेगा। देखिए, जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है, यहाँ इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अवैध खनन, अवैध कटान और ये इन्क्रोचमेंट है। और इस बीच में हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम के द्वारा सब लोगों के सहयोग से अवैध खनन के ऊपर बहुत बड़ी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें कई जो ऐसे वाहनों को जब्त किया गया कि जो कि अवैध खनन में बहुत लंबे समय से लिप्त थे और बार बार कब्जे से बच जाते थे, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट पर लगातार प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण जितना भी है सभी को चिन्हित कर लिया गया है और उनको धीरे धीरे करके सबको हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसमें कुछ बड़े अतिक्रमण हमारे द्वारा हटा भी दिए गए, कुछ और जो है अभी रडार पर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो अवैध पातन जो हमारी एक समस्या है, उस पर भी हमारा द्वारा लगातार हमारी टीमों के द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। अब उसके भी इस दौरान अवैध पातन की घटनाओं पर भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है, काफ़ी नियंत्रण है और जो भी इस तरह की घटनाएं कहीं पे भी इक्का दुक्का हो रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, तो उनको पकड़ा भी जा रहा है अपराधियों को। जो इस तरीके के जो हैबिचुअल अपराधी हैं और जो जिनके द्वारा स्टाफ के साथ में या अन्य लोगों के साथ में जिनके द्वारा बदतमीजी या मारपीट की कार्रवाई की जा रही है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको सामान्य अवैध खनन में लिप्त लोगों की तरह व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनके लिए विशेष तौर पर अलग से विशेष कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में यूपी के खनन माफियाओं का इतना बोलबाला है कि सरकारी तंत्र पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वन विभाग के प्रयास क्या खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए काफी होंगे या फिर वन विभाग प्रयास माफियाओं के सामने नतमस्तक होकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।